आदरणीय एक्शन साहब और आदरणीय अरोड़ा जी, आदरणीय के.डी. शर्मा जी और मेरे भाई गुरजीत जी, भाटी जी और देवेंद्र जी और मैडम जी, और सबसे बाद में आज की इस सभा के मुख्य अतिथि आदरणीय MC शर्मा जी। MC शर्मा जी के समय हमें हर्ष भी है और कष्ट भी है। हर्ष से ईमानदारी से, बड़ी तन्मयता से, बड़े अपनी डिग्निटी को कायम रखते हुए इतने दिन तक जल बोर्ड की सेवा की, हम लोगों को, हम जैसे लोगों को मार्गदर्शन किया। हम जब कभी कोई भी आदमी जल बोर्ड कहीं भी कोई रिटायर होता है, मनुष्य की जिंदगी में बहुत अच्छे 3-4 क्षण होते हैं। नंबर 1 डेट ऑफ बर्थ, उसका जन्मदिन। नंबर 2 डेट ऑफ मैरिज। नंबर 3 डेट ऑफ अपॉइंटमेंट और नंबर 4 डेट ऑफ रिटायरमेंट। हर व्यक्ति को, हर आदमी का जन्म होता है, हर आदमी की मैरिज भी हो सकती है, कभी किसी की नहीं भी होती। हर आदमी को डेट ऑफ अपॉइंटमेंट नहीं होता, लेकिन डेट ऑफ अपॉइंटमेंट हो गया, मैरिज भी हो गई, लेकिन डेट ऑफ रिटायरमेंट सबको नसीब नहीं होता। इसलिए जो लोग अपनी पूरी पारी ख़त्म करके, अपना एक पारी ख़त्म करके दूसरी पारी में रिटायर होकर अपने परिवार में जाते हैं, वो बड़े सौभाग्यशाली होते हैं। इसलिए MC शर्मा बड़े सौभाग्यशाली हैं, उनके लिए आप जरा तालियां बजाएंगे। धन्यवाद। जैसे कि कई दिनों से, 2 दिन पहले आप सुन ही रहे थे कि वो शर्मा जी का बेटा है, वो क्या कहता है, गौरी पापा है। वो हम नहीं समझ पा रहे गौरी पापा क्यों कहता है, पर मैं भी कह रहा हूँ वो लड़का कहाँ है उससे। वैसे तो ये मेरी शादी का लड़का है, लेकिन मेरे अपने बच्चे से भी ज़्यादा है। जब ये छोटा सा था, 5-7 महीने का ही, साथ ही रहते थे, तो मेरी वाइफ जो है मुझे गौरी पापा के नाम से बुलाती थी। तो उस बच्चे को भी शुरू से वही याद है कि वो मुझे गौरी पापा ही कहता है। इसी तरह से मेरी वो साली की लड़की भी है, देखो जी, वो भी मुझे गौरी पापा ही कहती है, क्योंकि वो जो है बिल्कुल वो उनका क्या कलाम है। और बाई द वे अभी मेरे एक दामाद आए हैं, देखो जी, वो भी मुझे गौरी पापा ही कहते हैं। तो गौरी आपकी बिटिया का नाम है क्या? बिल्कुल। अक्सर होता है, मेल को फीमेल कर दिया, गौरा कहना चाहिए तो गौरी कहने लगे, मैं कंफ्यूज हो गया। चलिए, मैं अक्सर हम अपने पड़ोस में देखते हैं कि हमको भी लोग नाम कोई किसी का नहीं लेता। आस पड़ोस में संजू के पापा, बॉबी के पापा, छोटू के पापा ऐसे कहते हैं, समझ गए हम। लेकिन ये सब यूनिक था कि गौरी कर दिया बेटे को, चलो ठीक है ना। घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाँव है कभी कभी है धूप जिंदगी। हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो न हो। हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाँव है कभी कभी है धूप जिंदगी। हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो न हो।
कहे जो तुम्हें पूरे दिल से, मिलता है वो मुश्किल से। ऐसा जो कोई कहीं है, बस वही सबसे हंसी है। उस हाथ को तुम थाम लो, वो मेहरबान कल हो न हो। हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो न हो। पलकों के लेके साए, पास कोई जो आए। लाख संभालो पागल दिल को, दिल धड़के ही जाए। पर सोच लो इस पल है जो वो दास्तां कल हो न हो। हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाँव है कभी कभी है धूप जिंदगी। हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो न हो। हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो न हो। जो है समा कल हो न हो। एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों। ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों। ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। होता है मेरा नाम तुम्हारे ही नाम से, बनता है मेरा काम तुम्हारे ही काम से। होता है मेरा नाम तुम्हारे ही नाम से। तुम जैसे मेहरबान का सहारा है दोस्तों। ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। एहसान
का मारा है दोस्तों। शुक्रिया यारों ने मेरे वास्ते क्या कुछ नहीं किया, 100 बार शुक्रिया, अरे 100 बार शुक्रिया। बचपन तुम्हारे साथ गुजारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे। शब्द कहना चाहूंगी कि MC शर्मा जी किसी भी कठिन से कठिन समस्याओं को समाधान करने में कभी पीछे नहीं हटते। उन्होंने चाहे वो परिवार का हो, चाहे समाज का हो और चाहे नौकरी का हो, उन्होंने कभी भी हमने यदि ये कहा कि कोई काम है या कुछ है तो उन्होंने सबसे पहले हमें ये कहा कि नहीं, नौकरी मेरे लिए बहुत जरूरी है, मैं कोई एहसान नहीं कर रहा हूँ, मुझे गवर्नमेंट सैलरी देती है। और शर्मा जी, मैं तो बस यही प्रार्थना करती हूँ कि मुझे जब मैं धरती पे जन्म लूं कि शर्मा जी जैसा ही लाइफ आप गाना गाओ, गाना। बोलना चाह रहा है गौरव आए और कुछ बोले हैं। मैं वही गौरी पापा का गौरी हूँ कायदे में गौरव शर्मा, जिसको सब पापा को गौरी पापा बोलते हैं, तो शायद मेरे नाम से इनिशियल वर्ड्स हो मेरे नाम से आगे सब प्रोनाउंस करते हैं। ऐसा होता है, जिससे बहुत प्यार होता है ना, उसके लिए कहाँ से शुरू करें, उसमें प्रॉब्लम आती है। करो कोई बात नहीं, अपने बारे में बताइए, बोला मैं पापा के बारे में, मैं तो आई गेस अपनी फैमिली में मैं सबसे छोटा हूँ, और बीट प्रोफेशनली, बीट पर्सनल लाइफ, किसी भी चीज़ को लेके अगर मैं अपने एक टोटल अपने लाइफ टेन्योर की बात कर रहा हूँ, तो मैं तो लिटरली जैसे मम्मी ने बोला ना कि लाइफ में हम लोग तो सारे वर्ष में चाहूँगा ऐसे मुझे ऐसी फैमिली मिले, और जितना गाइडेंस मिले। सॉरी गाइस, पापा से मिला है। बीट मेरी पर्सनल लाइफ में, मेरी प्रोफेशनल लाइफ में मुझे नहीं लगता कि एज अ ब्रदर, एज अ फादर, ऐसा गाइडेंस शायद और कोई इस तरीके से समझा के दे सकता है जिस तरीके से उन्होंने लीनियंसी हो गई, चाहे स्ट्रिक्टनेस हो गई, किसी भी तरीके से उन्होंने मुझे समझाया है। लाइफ के पार्ट्स हैं, और मैं तो बचपन से स्टार्ट करूँ तो एक टाइम था कि बाल बढ़ जाते थे स्कूल टाइम में, तो ये यूज टू लाइक अरे यार तेरे बाल बड़े हो गए हैं, तेरे को हेयर कट की जरूरत है, और वो बाकायदा मेरे साथ बार्बर की शॉप पे जाते थे कि इतने इसके इस लेंथ से यहाँ तक नहीं होने चाहिए और ज्यादा बड़े नहीं होने चाहिए, और ये है और वो है। और अभी अगर मैं कट टू 10 ईयर्स अगर मैं बात कर रहा हूँ तो एज ऑफ नाउ ही इज लाइक अरे यार तू हेयर कट करा के, मैंने कहा हाँ पापा यार कटना अच्छा लग रहा है बट तुम्हें शायद बाल थोड़ी शॉर्ट करानी है। अब बियर्ड्स अब पहले तो आती नहीं थी, अब ऑब्वियसली एक एज का वो होता है। अब आज के टाइम में मैं लेट्स से कुछ अपनी बियर्ड से कुछ अलग अलग तरीके से रखता हूँ, तो इज लाइक यार कट्स तो तेरे स्ट्रेट है लेकिन हल्का से थोड़ा ऊपर होना चाहिए था। तो इनकी वो जो एक प्रिसाइज एक
फीचर कहूँ, मैं मेमोरी कहूँ, या उनका एक हर चीज को लेके एक नॉलेज कहूँ, वो इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि इनके लिए, मेरे लिए एज ए इंडिविजुअल कुछ भी वर्ड्स बोलने काफी टफ है। और मैं और मेरी सिस्टर बचपन से, मतलब हम अगर रात में 10 बजे भी कुछ अर्ज कर रहे हैं और ये ऑफिस से अगर आ रहे हैं, लेट हो रहे हैं ड्यू टू सम सर्कमस्टेंसेस या किसी भी वजह से, तो अगर हमने बोल दिया कि हमें ये स्वीट चाहिए या कोई ये चॉकलेट नहीं है, आज ये चॉकलेट चाहिए, तो रात के 11 बज रहे हो, 10 बज रहे हो, उनको वो बिना घर पे लाए, चाहे कैसे भी लेकर आए, वो लेकर ही आए। और अगर लेट्स से नहीं ला पाए तो नेक्स्ट डे के लिए जो उनका पहला टास्क होता था वो ये होता था कि कैसे इनकी जो पहले प्रीवियस विशेस हैं वो फुलफिल हो। इट्स लाइक एक्सट्रीम लेवल। तो मैं मतलब सभी का उसमें है, मैं बचपन से मतलब ये रहा था कि आइडल्स होते हैं तो एक्सप्रेस नहीं कर सकते, बट अपने मम्मा पापा के केस में जो उनका बॉन्ड रहा है तो वो बहुत एक अल्टीमेट एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था। और जो जितने भी इनके अच्छे जो फीचर्स है, मैं तो चाहता हूँ कि मैं इनका 10% भी अगर रहता हूँ लाइफ में, तो इट्स लाइक एक्सट्रीम को भी। आप सभी सोच रहे हैं कि पापा का रिटायरमेंट हो रहा है, टू बी वेरी ट्रू, वो पिछले 1-2 महीने से भी मुझसे यही चीज बोल रहे हैं कि कैसे ना हाँ एक काम कर गौरव, मेरा जब रिटायरमेंट हो जाएगा तो एक साथ बैठेंगे, मैं अपना सीवी में ना कुछ पॉइंट्स प्रिपेयर कर रहा हूँ, तो हम दोनों बैठ के मेरा ना सीवी प्रिपेयर करेंगे। मैंने आपको नीड किस चीज की है, सीवी का क्यों वो सब चीजें हैं, और वो सोशली भी हर जगह से कनेक्टेड रहते हैं। तो इज लाइक नहीं यार, रेस्ट कितना कर सकता हूँ मैं, 4 दिन रेस्ट कर लूंगा, 5 दिन रेस्ट कर लूंगा, लेकिन आफ्टर दैट तो मेरे अंदर ही रहेगा ना कि मुझे कुछ करना है। तो उन्होंने मेरे से 3 महीने पहले से अपना सीवी के लिए बोला हुआ है कि मुझे क्या क्या पॉइंट्स जॉट डाउन कर रहे हैं जो कि मेरी फीचर्स हैं, सो दैट इन फ्यूचर अगर मेरा मन करे तो मैं उस तरीके से उसको एक्सप्रेस करूं, बीट कोई जॉब अपॉर्चुनिटी हो, कुछ भी हो, तो वो खुद को एक्सप्रेस कर पाए। उनको अगर स्टार्टिंग की बात करूं तो हमने तो वो टाइम भी देखा कि पापा सुबह 7 बजे ऑफिस के लिए निकल रहे हैं, बिना कार से ट्रेन से जा रहे हैं, इट्स लाइक अ लॉन्ग प्रोसेस। अभी अगर मैं बात करूं तो शायद आई गेस 3-4 साल से 5 साल से जब से चीजें और थोड़ी स्टेबल हुई हैं, स्टेबल इन द सेंस कि एक वर्क प्रेशर होता है एज के अकॉर्डिंग, तो अभी एक वो थोड़ा ना एज के चलते चलते थोड़ा कम होता रहता है, बट इनके केस में रहता है कि अगर वर्क प्रेशर कम होता हुआ दिखता है तो 3-4 चीजें घर की तोड़ के उसे सही करने लगते हैं। तो इनके साथ इनको खाली बैठते हो तो मैंने तो कभी देखा नहीं है, बीट ऑन संडेज, बीट ऑन सैटरडेज। इनके साथ ये था कि अगर सारी चीजें सही चल रही है ना तो वो मुझसे पूछते थे यार ये सही कैसे है सारा सामान, ये सही कैसे है, ये कोई चीज खोली उसको निकाला, उसको साफ करा और वापस लगा दिया। तो ये सोते भी नहीं है, मतलब अगर ये घर पे है तो मुझे लगता है कि शायद 2 या 3 घंटे से ज्यादा आफ्टरनून में कोई नैप लेते होंगे। ये ऑफिस में भी ऐसा ही करते हैं। बिल्कुल। और आप में से 3-4 जलबोर्ड मेंबर्स के तो नाम मैं पर्सनली भी जानता हूँ, निरंजन सर हो गए, एक्शन सर हो गए, केजूपति हो गए, राजीव अंकल जी हैं, और बाकी जितने भी जलबोर्ड के मेंबर्स हैं, और राजेश सर का भी मैंने काफी टाइम मैंने नाम सुना है पापा से भी। तो ये है कि जितनी चीजें मैंने उनसे अपनी लाइफ में सीखी हैं, सीख रहा हूँ, और मैं तो सीखता ही रहूंगा इनसे। इनका वो जो एक गाइडेंस लेवल है वो इनकम्पैरेबल है, और एक होता है ना कि एक नॉलेज और बताने का तरीका। ये लोग कहते हैं कि चीजें सबको सारी आती है लेकिन कोई किसी में मास्टर नहीं होता है। पापा के केस में इनको चीजें भी सारी आती हैं और ये मास्टर ऑफ ऑल भी है। तो इट्स लाइक इट्स ह्यूज। बीट मेडिसिन, चोट लग गई या कुछ कोई बीमार है तो इनके पास एक ऑल्टरनेटिव मेडिकेशन पहले से रहती है कि नहीं यार अगर घर पे नहीं है तो मेरे पास कुछ एक ऐसा सॉल्यूशन होना चाहिए जो साथ के साथ कुछ ना कुछ क्योर कर दे। हमें तो बचपन से गाइडेंस दी गई है कि बड़ों की रिस्पेक्ट करो और उस तरीके से चीजें लेके चलो कि अपना 2 ही चीज, एक तो हेल्थ इंपॉर्टेंट है और लाइफ में आगे चल के जो दूसरी चीज मैटर करती है वो है फाइनेंशियल स्ट्रेंथ। अगर तुम फाइनेंशियली स्ट्रांग रहोगे तो लाइफ में आगे चल के तुम्हारी हेल्थ अगर अच्छी है तो तुम चीजों को एंजॉय कर पाओगे। अगर हेल्थ अच्छी नहीं है तो फिर तो सारी बात ही खत्म हो जाती है। लेकिन अगर हेल्थ अच्छी है और तुम फाइनेंशियली भी उस तरीके से कैपेबल और स्ट्रांग हो तो तुम्हारे लिए जो वे ऑफ हॉरिजन है वो हर तरीके से ओपन है। तुम अचीव भी कर सकते हो, तुम सीख भी सकते हो। इंस्टेंसेस इतने सारे कि मैं अगर अभी बताना शुरू हुआ तो आई गेस रात हो जाएगी, तो वो ठीक भी नहीं है और मुझे लग रहा है कुछ लोगों को भी भूख भी लगने वाली है। तो
मैं रैप करता हूँ उसको जल्दी। हमारे साथ कुछ ऐसे भी इंसिडेंसेस हुए हैं कि हम लोग शॉपिंग के लिए गए हैं मार्केट में और हम गाड़ी में ड्राइवर है और ड्राइवर कहीं साइड लेन में गाड़ी पार्क करके खड़ा हो गया है। तो हम लोग शॉपिंग कर रहे हैं, आने के बाद पता चला ड्राइवर हमें बताता है कि सर जो है आपका ना वो पुलिस वालों ने चालान कट कर दिया है। मैंने ऐसे केसेस देखे नहीं और मुझे नहीं पता, ये उनमें से हैं जो पुलिस वालों से जाके पैसे वापस ले आते हैं। तो ये जो उनकी बोल्डनेस है ये सिर्फ उनके वर्ड्स में नहीं है, उनकी पर्सनैलिटी में है। मैं एक एवरेज स्टूडेंट रहा पहले से, तो मुझे इन्होंने बोला कि यार गवर्नमेंट का ऑब्वियसली बहुत स्कोप रहता है, सबके ना अंदर से अर्ज होती है कि सारे बच्चे गवर्नमेंट उसमें अपने एक जॉब सिक्योरिटी है और सारी चीजें हैं। तो मैंने इनको पहली चीज क्लियर कर दी थी आफ्टर माय 12th कि मेरा जो इंटरेस्ट है वो प्राइवेट सेक्टर में एज कम्पेयर ज्यादा है ड्यू टू माय स्किल्स, या ऐसा मुझे लगता है कि मैं ज्यादा एक्सेल कर सकता हूँ। तो ही इज लाइक कि ठीक है मुझे कोई इशू नहीं, लेकिन स्टिल अगर तू सोच सकता है तो मेरा सिविल से रिलेटेड एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। अगर तेरा इंटरेस्ट है और अगर तुझे इंजीनियरिंग करनी है तो तू सिविल के बारे में लेके सोचियो। तो आई थॉट कि नहीं, मेरा उस टाइम पे ना मेरे उसमें 10 years बैक इट्स लाइक कि कंप्यूटर्स का बहुत होता, तो मेरा बहुत इंटरेस्ट था। मैंने नहीं पापा मेरे को बीटेक तो करनी है, मेरा पूरा इंटरेस्ट है, बट मैं कंप्यूटर साइंस से उसको कंटिन्यू करूंगा। तो इसलिए ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, मुझसे रिलेटेड कोई भी हेल्प की जरूरत हो तो मैं हमेशा आगे हूँ, मुझे बताना। आफ्टर दैट मैंने बीटेक कंप्लीट की, मुझे था कि नहीं मुझे एमबीए परस्यू करना है, तो मैंने एमबीए परस्यू किया। और जब मेरा अपना प्रोफेशनल करियर स्टार्ट हुआ तो कुछ होते हैं लोग हिचकिचाते हैं अपनी पर्सनल लाइफ शेयर करने के लिए। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरे अगर लेट्स से मेरे फोन पे कोई कॉल्स आ रहे हैं तो ये ऐसे इंसान है कि मैं इनके सामने लाउड स्पीकर पे अपने सारे कॉल्स ले सकता हूँ। मुझे नहीं लगता कि एज अ किड ये चीजें बाकी घर ऑब्वियसली होती होंगी, डेफिनेटली होती होंगी, बट मैं बिल्कुल ब्लंट हूँ, से सारी बात कर लेता हूँ, सब शेयर कर लेता हूँ। और एक फीचर होता है ना, मुझे ये पता है कि एट द एंड ऑफ द डे गाइडेंस के नाम पे जितना सपोर्ट मुझे इनकी तरफ से है या गाइडेंस जो मुझे उन्होंने दिया है, बीट नॉलेज वाइज, कैसे भी फैमिली वाइज, रिलेशनशिप वाइज या फैमिली के रिलेशन वाइज, जितनी वो एक ईगरनेस इनमें देखने को मिलती है, आप लोग अभी भी सब नोटिस करोगे। ये इनका भी लेट्स से अगर अभी कोई कॉल आ जाता है तो ये देखो नहीं यार इन्होंने खाना खाया कि नहीं खाया, इनका पूरा वो सारी चीजें सर्व हुई कि नहीं हुई, सर्व हुआ कि नहीं हुआ, ये पहले से ही ऐसे हैं। मतलब वो अपने बारे में बाद में सोचते हैं और उनके बारे में स्पेशली तब ज्यादा सोचते हैं जो उनसे क्लोज हैं, और जो क्लोज नहीं भी हैं उनके बारे में भी इनका एक एक्स्ट्रा एक वो रहता है कि नहीं अगर मैं उस सिचुएशन में होता तो क्या उनका पॉइंट ऑफ व्यू रहता। तो मेरा जब प्रोफेशनल करियर स्टार्ट हुआ एक चीजें नॉर्मल थी और बाकी सारी चीजें, तो अयाज इनके पापा मैं अपना ना इस तरीके से चीजें लेके चलना चाहता हूँ फ्यूचर में। तो एक होता है बच्चे ना सैम जाता है, नहीं मेरा प्लेसमेंट हुआ 2-3 जगह, तो मैंने इनसे पूछा पापा मैं यहाँ पे जो भी मेरी उस टाइम पे कंपनी मैं कंपनी ज्वाइन करता हूँ। एज ऑफ नाउ करंटली आई एम वर्किंग एज अ सीनियर मैनेजर इन कंपनी एजुकेशन कंपनी नेम बायजूस इन डिजिटल मार्केटिंग डोमेन, नोएडा लोकेशन। तो ही इज लाइक कि मैं हर तरीके से हेल्प करूंगा, तो टेंशन ना ले, मेरा हर सपोर्ट नॉलेज वाइज ही वो सपोर्ट कर सकते थे, एजुकेशन वाइज तो उन्होंने सारी चीजें मैंने ग्रो किया। और मैं कुछ भी कर रहा हूँ अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, मैंने उसे एक चीज सीखी और शायद मेरे भाई ने भी ये चीज 2 दिन पहले बोली थी और पापा भी ये चीज बोलते हैं कि एक जो फर्स्ट इंप्रेशन होता है ना कहीं भी, वो इतना इंपॉर्टेंट है। तुम बाकी पूरे टाइम पूरे साल 365 दिन कुछ ना करो, लेकिन वो जो फर्स्ट एक फेज होता है ना आफ्टर ज्वाइनिंग, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम उसमें अपने सीनियर्स को अपनी एक इमेज पोर्ट्रे कर देते हो ना कि नहीं हुआ कैपेबल टू डू एनीथिंग, तो मुझे नहीं लगता कि बाद के टाइम में लेट्स से अगर तुम लेट आ रहे हो या कुछ आ रहे हो तो तुम्हारे ना एक पीछे कोई बर्डन रहता है। वो उस चीज को कंसीडर करते हैं कि नहीं उन्होंने देखा है ये बंदा कैपेबल है, सारी चीजें पॉसिबल कर सकता है, प्रोफेशनल लाइफ में भी पर्सनल लाइफ में भी ये मैनेज कर रहा है, तो इतना ईजी हो जाता है। तो ये सारी की सारी चीजें मैंने इनके एक्सपीरियंस से सीखी है। और ये अभी मैं किसी के बारे में होता है लाइफ में कि कोई चीज है, एक माइंड अप्रोच होता है कि माइंड सेट होता है कि तुम सुन लो या जान लो। हमेशा मेरे साथ, तो मैं अपना बता रहा हूँ, अपना एग्जांपल दे सकता हूँ, मैं अपनी सिस्टर को लेके भी बोल सकता हूँ, अपनी मम्मा को लेके भी बोल सकता हूँ।
हमें कोई भी इशू हुआ है, मतलब लेट्स से किसी भी चीज को लेके, हमारा पहला यही कंसर्न होता है कि या तो उस सिचुएशन में पापा होते तो वो क्या करते, या अगर वो हैं तो क्या सोच रहे होंगे। हम सबसे पहले उनको कॉल करते हैं एज अ फ्रेंड। मैं तो हमेशा एज अ फ्रेंड ही उन्होंने मुझे ट्रीट किया है। मैं उनको कॉल करता हूँ, पापा ये सिचुएशन है, इस सिचुएशन में मुझे क्या स्टेप लेना चाहिए सो दैट आगे चीजें कॉन्स्टेंट रहें। उन्होंने चाहे वो ऑक्यूपाइड हैं, चाहे वो बिजी हैं, चाहे कोई भी रीजन है, उन्होंने हमेशा प्रायोरिटी दी है फैमिली को। ऑफिस को भी दिया ऑब्वियसली। मैंने बताया कि कुछ टाइम ऐसे थे कि वो सुबह 7 बजे निकलते थे, रात में आते हैं 9 बजे 10 बजे। वो ऑफिशियली ऑक्यूपाइड थे, तो मैंने ना एक अपनी तरफ से कुछ ये नहीं रिक्वेस्ट नहीं कर सकते कि आपको ये करना है हमारे लिए, वो करना है। उन्होंने बिना कहे जितनी चीजें पॉसिबल थी वो सारी फैसिलिटीज हमें मिली हैं। उनके टाइम में जिस तरीके से वो अपना बैकग्राउंड बताते हैं, पापा मेरठ से बिलोंग करते हैं, कि साइकिल नहीं थी जाने के लिए भी 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 किलोमीटर वो जाते थे। मेरे टाइम पे मेरी जैसी अपनी एजुकेशन मैंने अपनी स्टार्ट की, अपनी ग्रेजुएशन बीटेक, इज लाइक कि नहीं यार, मैं बोलता था पापा मुझे ना मतलब 2 व्हीलर से जाने में दिक्कत होती, कॉलेज मेरा थोड़ा सा दूर था। कहते कोई नहीं, तेरे को ड्राइविंग आती है, तूने ड्राइविंग सीखी ना, ड्राइविंग किस लिए सिखाई थी तेरे को? इसी वजह तो सिखाई है। अब तुम मुझसे पूछ कि तुझे गाड़ी चाहिए? हाँ पापा गाड़ी चाहिए। तो एक होता है ना इंस्टेंट कि मुझे बोलना भी नहीं पड़ता, उनके माइंड में वो चीज होती है, और उसको सोच समझ के वो जिस तरीके से पोर्ट्रे करते हैं, सामने वाला बंदा इतना स्टाउंड फील करता है, इतना मैं इतना पर्सनली इतना प्राउड फील करता हूँ। चाहे जल बोर्ड के नाम से मैं बोलता हूँ, मैं पूछते भाई तेरे पापा क्या करते हैं प्रोफेशनली। जब हम इंटरव्यूज वगैरह देते हैं तो कंपनी वाले नीचे जो भी इंटरव्यूज होते हैं स्टार्टिंग में पूछते हैं ऑब्वियसली टेल मी अबाउट योर फैमिली। जब मैं बोलता हूँ अपने पापा के बारे में, तो आई गेस जितनी बार भी मैंने बोला मैं इतना प्राउड फील करता हूँ, मेरे वर्ड्स नहीं है। लाइफ में सक्सेसफुल रहे। थैंक यू एवरीवन। पर्सनालिटी है, 3 cheers for him. Hip hip. Thank you. सिस्टम में भी काम करूं, चाहे घर में काम करूं, चाहे समाज में काम करूं, चाहे दफ्तर में काम करूं, ऑप्टिमम पे काम करूं। जितनी मेरी क्षमताएं हैं उनको पूरी को यूटिलाइज करूं। मैं उस आदमी को सक्सेस नहीं मानता जो किसी एक फील्ड में सक्सेस हो। मैं मानता हूं कि यदि आपकी 1000 लोगों से मुलाकात हुई है तो उनमें से 900 आदमी कम से कम आपको अच्छा कहना चाहिए, और उन 900 आदमी ऐसा महसूस करने चाहिए कि जब हमें MC शर्मा की जरूरत पड़ेगी तो MC शर्मा जी हमारे साथ खड़े हुए। हाँ, एक बात जरूर है कि मैंने जॉब को मैं शुरू से प्रायोरिटी देता हूँ। मेरा ये मानना है कि मेरे घर की रोटी यहाँ की नौकरी से चलती है, ये मुझे फंडामेंटल बिल्कुल क्लियर है। चाहे मेरे पास सोर्सेज कभी कितने भी हुए हों, लेकिन मैंने हमेशा ये माना है कि मेरी रोटी इस डिपार्टमेंट से चलती है, यहाँ के काम से चलती है, यहाँ के मेरे सुपीरियर्स का ऑनर करने से, उनके साथ काम करने से, ऑप्टिमम से, छोटे लोगों को साथ में सपोर्ट लेते हुए आगे बढ़ने से मैं समझता हूँ मेरा काम हमेशा आसान रहा। तो कोई बात नहीं, ये बात तो सच है कि एक समय मैंने खैर परेशानी कभी यूं महसूस नहीं की स्ट्रगल करने में। मैं सर जब स्टूडेंट लाइफ में था 25 किलोमीटर एक तरफ से साइकिल चलाता था, 25 एक तरफ से चलाता था, ये बात बिल्कुल सच है। लेकिन मैंने अपने परेशानियों को कोशिश करी। जैसे मैं एक बार बच्चे से, चलो इसने एक बात नहीं बताई, मैं इससे कहने लगा यार बात सुन गौरव, तू जो है जरा सी दूर भी जाता है तो कार से जाता है यार, हम तो 25 किलोमीटर साइकिल चलाते थे। इसकी भी बड़ी सटीक जवाब था। बॉन्डिंग मेरी परिवार के साथ बड़ी अच्छी है, सभी ने मुझे भी सपोर्ट किया, मैं भी उनका पूरा ख्याल रखता हूँ। इसने एक बड़ा सुंदर जवाब इसने कहा पापा तुम्हारी किस्मत में 25 किलोमीटर साइकिल चलानी थी और मेरी किस्मत में कार चलानी लिखी है, तो आप ये उम्मीद मत करो कि मैं 25 किलोमीटर साइकिल चलाऊंगा।
खैर मैंने भी इस बात को बड़ी गहराई से सोचा। मैंने कहा बात तो ठीक कह रहा है कि हर इंसान परिस्थिति के हिसाब से काम करता है, ये बात बिल्कुल सच है। अच्छा, और कोई बोलना चाहेगा? 25 किलोमीटर साइकिल चला के पढ़ने जाता हूँ। मेरे डैडी मुझे ये बताया करते थे, आज जो शर्मा जी ने बात बताई मुझे वो बात याद आ गई मेरे फादर की। He used to tell me कि राजीव मैं यहाँ से पता नहीं कितनी दूर जाते थे और 25 किलोमीटर या 16 किलोमीटर एक तरफ से होता था। He used to go and come back to his place of residing. So it all goes in all our family. We are all mediocre families, and we all somebody in our family must have faced this situation, and we all must have heard it from our elders. मेरा बेटा कनाडा में सेटल्ड है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियर है और उसके बाद उसने MBA किया था। He used to tell me one thing, जो आज शर्मा जी बता रहे हैं कि जॉब के अंदर जो मुझे घमंड फील होता है कि आई बिलोंग टू दिल्ली जल बोर्ड। He used to tell me, डैडी आप ना बड़े अंडर प्लेस्ड हो। He used to tell me आप बड़े अंडर प्लेस्ड हो। मैं कहा क्यों? आप डैडी आपने ये किया है, आपने ये किया है, आपने ये किया है, आपने ये किया है, और उस हिसाब से जो है ना, यू आर नॉट जस्टिफाइड, योर एम्प्लॉयमेंट इज नॉट। मैंने कहा भाई तुम्हारी पढ़ाई हो गई? हाँ जी हो गई। कहीं से लोन लिया था, एजुकेशन लोन? नहीं जी। मैं कहा भाई जिस काम से परिवार की पेट भर जाए, परिवार की तरक्की हो जाए, उससे बढ़िया जॉब दुनिया में कोई दूसरी नहीं हो सकती है। आई एम वेरी प्राउड दैट आई बिलोंग टू दिल्ली जल। तो ये सच बात है, हमारे जल बोर्ड ने हम सबको इतनी ताकत दी है कि हमने अपने परिवार को पूरी ताकत से, पूरे ढंग से उनको पाला, उनको बड़ा किया, और आज वो समाज में इस लेवल पे पहुंच गए हैं। कई जगह बच्चे इतनी तरक्की कर गए हैं कि वी फील प्राउड ऑफ देम। इट इज ओनली बिकॉज ऑफ आवर जॉब इन दिल्ली जल बोर्ड व्हिच हैज गिवन अस दिस मच ऑफ पोटेंशियल दैट वी आर एबल टू हेल्प आवर family members to reach and to access that platform which they deserve. तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, आप आए। आप पिछले कुछ दिनों में MC शर्मा जी के बारे में बहुत सारे लोगों ने इनकी ज़्यादातर बातों को कवर किया है, और हम में से ज़्यादातर लोगों ने ऑलरेडी वो बातें एक्सपीरियंस की हुई हैं, तो हम बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हैं। हमें फील हो रहा है कि हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ है। एक बात मैं भी जो है इनके बारे में बताना चाहूँगा, जो ये जॉब कमिटमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। मैंने एक बार अंकल जी से ये सवाल पूछ लिया कि आप पहले मेरठ में रहते थे और दिल्ली में जॉब करते थे, तो आप तो रोज लेट ही जाते होंगे। आजकल तो लोग जो है घर के पास जब कंपनी होती तब भी टाइम पर नहीं पहुँचते, तब ये स्कूटर से जाया करते थे। तो ये बताते थे कि मैं स्कूटर से जब जाता था तो मैं जो है सुबह 6:30-7 बजे निकल जाता था, और उस जमाने में इतनी भीड़ नहीं होती थी, और समय से 5 मिनट पहले पहुंचने की कोशिश करता था। तो मैं कहता था जी इसकी जरूरत क्या है? तो उन्होंने ये बताया, जो कि फैक्ट भी है, कि जहां पर आप काम करें सिस्टम आपके ऊपर हावी नहीं होना चाहिए, आप सिस्टम के ऊपर हावी होने चाहिए। अगर आप समय से जाएंगे तो सिस्टम के ऊपर आप हावी होंगे, और उसी का परिणाम है कि ये वहाँ से मेरठ से फिर दिल्ली के नजदीक प्रताप विहार में शिफ्ट हो गए। ये इनका जॉब कमिटमेंट ही है। ये चाहते तो अपने मेरठ क्षेत्र में रह सकते थे, वहीं से अप डाउन कर सकते थे। आजकल बहुत सारे व्हीकल्स हो गए, पहले नहीं थे, लेकिन जॉब कमिटमेंट ही था जो उन्हें वहाँ से निकाल के जल बोर्ड के पास या दिल्ली के पास ले आया। तो मैं चाहूंगा कि इस इनकी भावना के लिए सब लोग एक बार क्लैप करें, और हमारी जनरेशन के सभी लोग इनसे ये बात सीखें कि जॉब कमिटमेंट के लिए डिसिप्लिन कितना महत्व। नहीं बताना चाहूंगा क्योंकि समय का अभाव भाई साहब ने बताया है। एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि आज शर्मा जी का जल बोर्ड से सो कॉल्ड रिटायरमेंट है। 60 साल की उम्र में रिटायरमेंट होता है, और देशों की बात करें, अमेरिका की बात करें तो 65 साल में रिटायरमेंट होता है। मोदी जी 70 साल के हैं। आप समझ सकते हैं वो कितने रिटायर होने के लायक हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा, मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ यहाँ पर दिल्ली ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन को। पहले भी परसों भी मैंने ये बात बोली थी। हमारे संस्थान में 3000 बच्चा पढ़ता है, 250 का स्टाफ काम करता है, और हम हर साल उससे कहीं ज्यादा परिवारों को प्रभावित करते हैं। परिवार के हर व्यक्ति ने, हर किसी का मन कर रहा है कि वो आधा घंटे यहाँ खड़ा होकर 1 घंटा बोले, और समय के अभाव में बार बार उसे बैठने के लिए बोला जा रहा है। जब आज के दौर में
परिवार के लोगों की भावना अगर ऐसी दिखाई दे रही है तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है। आज के दौर में फैमिलीज भी आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड फील नहीं कर रही है, एक दूसरे के इतने नजदीक नहीं है। लेकिन अगर आज बेटा मौसी जी का मतलब इनकी गौरव की मौसी जी का बेटा या इनके भाई साहब का बेटा या मैं जो डायरेक्ट फैमिली के नहीं है, उनके अंदर इतनी भावनाएं हैं, तो ये बात ये एहसास करा सकती है आप लोगों को कि इनकी इंडिविजुअलिटी जो है वो कितनी स्ट्रांग है, इनका पर्सोना कितना स्ट्रांग है। मेरे पर्सनल लाइफ में, मेरे करियर में, मेरे जीवन में सभी जगहों पर ऐसी ऐसी सिचुएशन में ये खड़े रहे हैं जहां पर कोई व्यक्ति आसानी से खड़ा नहीं होता, और वहां पर फाइट करके 100% का हमारा स्ट्राइक रेट है कि हम जीत के आए। पिछले 6 महीनों में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कोरोना के दौर में इनकी वजह से हॉस्पिटल में गए और ट्रीटमेंट होके वापस आए, जो जाना नहीं चाहते थे। तो हम तो आपस में ये बात करते हैं अपने पूरे सर्कल में कि कोई प्रॉब्लम है तो चलो एमसी शर्मा जी को रिक्वेस्ट करते हैं, वो आके सॉल्व करेंगे। तो आखिरी बात जो मैं कहना चाहूंगा वो ये है कि जब उन्होंने अपने जीवन में 60 साल तक के जीवन में अपने परिवार में, अपने करियर में, जल बोर्ड में, दिल्ली की फैमिलीज को या उससे पहले का जो भी करियर रहा है, इतने लोगों को प्रभावित किया है, तो दिल्ली ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में मैं इन्वाइट करना चाहूंगा कि उससे कहीं ज्यादा लोगों को ये प्रभावित करें, बच्चों के करियर को प्रभावित करें, और दिल्ली ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में कल से ही, आज से ही ऐसे वाइस चेयरमैन अपनी भूमिका निभाएं और हमें भी सहयोग दें ताकि संस्थान के साथ समाज का और देश का और विकास हो। और ऐसे लोगों की, जैसे कि मोदी जी ने लेटरल एंट्री जारी की थी, आप सभी लोग जानते हैं कि आईएएस ऑफिसर का चुनाव जो है यूपीएससी की परीक्षा पास करके होता है। मैं चाहता हूँ एमसी शर्मा जैसे लोग, एमसी शर्मा जी जैसे लोग लेटरल एंट्री में आईएएस ऑफिसर बने। इनके अंदर वो क्वालिटीज हैं, भले ही वो जल बोर्ड में आईएएस ऑफिसर नहीं है, लेकिन मैं फील करता हूँ एज ए एडमिनिस्ट्रेटर, मैं रोज बहुत सारे डिसीजंस लेता हूँ, इनकी स्किल्स मैंने देखी है कि इनके अंदर वो क्वालिटीज हैं। और अब हमें बहुत अच्छी बात है कि दिल्ली ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में शर्मा जी जैसे व्यक्ति का सहयोग मिलेगा, और वो सहयोग मिलने के बाद हजारों बच्चों की और परिवारों की जिंदगी आगे बढ़ेगी। परिवार में सबको मेरा नमस्ते, और छोटा मुझसे सेमत हुआ तो इसको मेरा प्यार। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, मैं माफ़ी मांगूंगा क्योंकि मुझे पता है आप सब भूखे हैं, तो मैं 2 मिनट में ख़त्म करूँगा अपनी बात को। मैं कुछ बातें जो सबने बोली हैं उसी को थोड़ा सा समराइज करूँगा। सबसे पहले भाई ने किस्सा छेड़ा था बाल कटवाने का, तो भाई ने तो बहुत पुराना किस्सा छेड़ दिया। मैं आपको 1 हफ्ते पहले का बताता हूँ। मेरे भी देखो पीछे थोड़े बड़े हैं, मेरे बाल काफ़ी बड़े थे, तो पापा से मिले, इन्होंने कहा अगर ये कटे नहीं ना 2 दिन में तो आज भी मेरे बाल कटते हैं। आज भी बोल दिया तो हमारे बाल कटते हैं, हम आज अपनी मर्जी से बाल दाढ़ी इतना नहीं कर सकते। तो ये पहला किस्सा। दूसरा भाई ने और थोड़ा सा इनका स्ट्रगल बताया, और पापा ने भी, पर इन्होंने काफी नहीं। मैं आपको एक बहुत छोटा किस्सा इसके ऊपर बताऊंगा। आज के शायद ये नौजवान जो हैं हम जैसे, हम शायद इससे रिलेट ना कर पाए, क्योंकि हमें तो ये 25-25 हजार के मोबाइल ऐसे मिल जाते हैं ना, भाई पे तो 70-70 से जाके आईफोन भी है। आपको सुन के कैसा लगेगा कि किसी इंसान को अपनी पढ़ाई के लिए कैलकुलेटर चाहिए था, और उस कैलकुलेटर को लेने के लिए उसे ट्यूशन पढ़ाने पड़ते थे अपनी नींद के टाइम को कम करके। वो इंसान यही है जिन्होंने अपनी पढ़ाई के लिए एक कैलकुलेटर खरीदने के लिए, क्योंकि हायर स्टडीज में जा चुके थे, कैलकुलेटर चाहिए था, ट्यूशंस पढ़ाते थे ताकि कैलकुलेटर खरीद सके। तो आप ये सोचिए उस स्ट्रगल से, शायद वो कैलकुलेटर जब कितने का आता होगा, शायद 5-10 रुपए का, आज के जमाने में 500-150, वो इंसान को ट्यूशन पढ़ाने पड़ते थे। तो आज से यहाँ जहाँ शायद आज जो दिल करे उसको हाथ रख के अपना बना सकते हैं, आप स्ट्रगल समझ सकते हैं। और एक इंसानी फितरत है कि किसी की सक्सेस में हो चाहे किसी की फेलियर में, हम सीधा एंड देखते हैं। आज हम इनकी सक्सेस को देख के शायद बोले यार शर्मा जी की किस्मत है, किसी को फेल देख के कह सकते हैं यार इसने मेहनत नहीं करी। हम शायद पीछे की जर्नी का भी देखना नहीं चाहते, तो इसलिए जर्नी का पार्ट बताना बहुत जरूरी है कि एक इंसान ने अपनी इस गरीबी से यहाँ तक अपने को लाए हैं, तो आप उनकी मेहनत सोच सकते हैं। मैं मेहनत पे पिछली बार भी बहुत बोला था और आज भी बोल रहा हूँ। इसका रीजन है कि
आज की हमारी जो जनरेशन है शायद वो इस जनरेशन से ज्यादा स्मार्ट है। हमसे अगली वाली जनरेशन हमसे भी ज्यादा स्मार्ट दिखती है हमको, पर नई जनरेशन जितनी ज्यादा आगे आ रही है वो उतनी आलसी होती जा रही है, वो मेहनत करना नहीं चाहती। जैसे कि हमारे भाई के केस में बताया कि पीछे की, मैं भी देखता हूँ, पीछे की गली से दूध लेने भी जाना है तो गाड़ी लेके जाते हैं। सो ये एक चीज है। पत्ते लेने के लिए एल्यूमिनियम की सीढ़ी चाहिए। मैं बहुत जल्दी कुछ बातें खत्म कर दूंगा कि भाई ने बोला इनके सीवी, तो मैं कहूँगा सीवी हम जैसे लोगों के बनते हैं जिनकी गिनी चुनी 2-3 चीजें करी है जिंदगी में जिन्होंने। इनके सीवी नहीं बनते भैया, इन लोगों के या तो छोटे मोटे आर्टिकल बनेंगे 10-12 पेज के, इसमें सब लिखा जाएगा, शायद उसमें भी कंप्लीट ना हो पाए। और एक चीज जो भाई ने भी और नितिन सर ने भी बोली, इनका सपोर्ट फैमिली के लिए, जिनको जानते हैं, जिनके करीबी हैं उनके लिए। तो मेरी शायद पिछले 19-20 साल के जितनी मेरी मेमोरी में है, मैंने आज तक कभी ऐसा नहीं देखा कि किसी का इनके पास फोन आया हो किसी भी मदद के लिए और इन्होंने मना कर दिया, कभी नहीं किया। और शायद जहाँ तक मेरी याददाश्त है शायद ऐसा भी नहीं हुआ कि मदद करी भी ना हो। मदद करने का वादा भी किया है और मदद करी भी है, चाहे वो फैमिली का हो, चाहे दोस्त हो, शायद या कुछ एक तरीके से पराया भी हो। अगर किसी ने मदद मांगी है, और बहुत बार तो बिना मदद मांगे भी जब इन्हें लगा है कि मैं किसी के काम आ सकता हूँ तो उन्होंने किया है। बाकी भाई ने जैसे बोला कि इनसे कुछ सीखा, नितिन सर ने बोला हमने भी सीखा, पर मैं इन शॉर्ट ये कहूँगा, हम सारे जितने भी बच्चे हैं, हम सारे भाई बहन और हम सब ने इनके पर्सनैलिटी से कुछ ना कुछ छोटा छोटा हिस्सा जरूर लिया। सब कुछ तो नहीं सीख सकते इतने बड़े व्यक्तित्व से, हम सब ने कुछ ना कुछ टैलेंट अपने अंदर जरूर ले लिया है और उसी टैलेंट के ऊपर हम खुश हो रहे हैं हर जगह बोल बोल के कि हमें ये टैलेंट आ गया है। तो आप सोच सकते हैं कि जिससे हमने 1-2% लिया हम इतने खुश हैं, तो जिस पर असली टैलेंट है वो कितना होगा। थैंक यू। आप सबने बड़े अच्छे अच्छे दिल के उद्गार, वो बोलता भी रहेगा, जिसको खाना खाना है वो खाना भी खाता रहेगा। MC शर्मा जी के लिए अपने उद्गार में। चीफ गेस्ट श्री MC शर्मा जी, ऑन द डेस्क जो है ऑन माई राइट साइड मिस्टर KD शर्मा जी, दीपक अरोड़ा जी, OP शर्मा जी, जितेंद्र जी, ऑन द माई लेफ्ट श्री भाटी जी, सुजीत जी, राकेश शर्मा जी, ऑफ द डेस्क जो हमारे ऑफिस के एस्टेब्लिशमेंट स्टाफ से मैडम मंजू जी, मैडम प्रभा जी और मैडम अंशु जी, और हमारे जेई की तरफ से जो हमारे जो दिन रात काम करते हैं साइड पे, कुणाल जी, गौरव जी, और बजट और फाइल पास करते हैं भगवान सिंह जी, और हमारे अकाउंट सेक्शन के पंकज जी, और इनके फैमिली से आए हुए सभी जो है मतलब रेस्पेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो भी आए हैं, मैं आज के समारोह में आप सभी का जो है हार्दिक स्वागत करता हूँ। MC शर्मा जी ने हमारे जल बोर्ड को 38 साल की सेवाएं प्रदान करी है, और इन्होंने हमारे डिवीजन के जो यहाँ के जो काफ़ी मतलब टिपिकल MLAs हैं उन सबको झेला है। झेलने के बाद जो है मतलब उनके सभी काम जो है उन्होंने बड़े स्मूथली जो है डिस्पोज ऑफ करे हैं। हमारे वाटर इमरजेंसी का स्टाफ भी यहाँ पर आया हुआ है, उनके सहयोग से इन्होंने सभी की जो है सेवाएं दी हैं पब्लिक को, दिल्ली की जनता को। श्री MC शर्मा जी हमारी डिवीजन के एक असेट्स हैं और इनके अंदर बहुत सी ऐसी क्वालिटी है। ये हमेशा जो है जॉली मूड में रहते हैं। जॉली मूड में कोई भी कितनी मर्जी मुश्किल हो उसको बड़े आसानी से उस काम को पूरा अंजाम देते हैं। इसके अलावा इनके अंदर खासियत ये है कि ये वेल डिसिप्लिन आदमी है। जैसे इन्हें फोर्स से जो है पेरेंटल उसमें मिला हुआ है विरासत में, उसका इन्होंने यहाँ पे पूरा उपयोग करा है और इस चीज़ को हमने भी अडॉप्ट करा है कि यहाँ पे डिसिप्लिन जो है वो सबसे पहले है। इन्होंने कोई भी काम असाइन किया है, इन्होंने अपने सीनियर्स को भी पूरा जो है सपोर्ट किया और अपने जूनियर को भी पूरा लाइसेंस बना के रखा है। तो इनका जो है बेटर अलाइनमेंट की वजह से जो है इनकी सर्विसेज जो है हमेशा बेटर रही है। हम जो सम्मान MC शर्मा जी को आज जो देते हैं और रिटायरमेंट के बाद भी हम इनको इनसे ज़्यादा सम्मान देते रहेंगे।
और मैं तो प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान को दीर्घायु दे और ये अपने व्यक्तित्व की जो है इतने से ज़्यादा लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर सके उतना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इससे जो है एक कंक्रीट जो है समाज जो है वो बनता है। इसी के साथ मैं आज का जो है समाप्त करना चाहूँगा। आज के समारोह के दूल्हे हमारे महेश चंद्र शर्मा जी, मेरे सभी साथी जेडी साहब, ऑल जेईस, मंजू मैडम जी, इनके परिवार से आए हुए सभी सदस्य, मेरे जेईस कुलीग्स और सभी साथी। अब शर्मा जी की जो बातें हैं उनको शब्दों में बांधना बड़ा मुश्किल है। ये अंदर महसूस की जा सकती है कि अंदर कितनी क्वालिटी रही है। हमने और शर्मा जी लगभग 3 साल साथ काम किया। अभी इनके बेटे बता रहे थे कि पुलिस से भी जो है पैसे वापस ले आए। ऐसा हमारे साथ भी एक वाक़या हुआ। इन्होंने कहा आप मेरे पीछे खड़े रहिए और इनसे निपटना तो मेरा काम। तो एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट हमको तंग करता था ऑफिस में, उसके इन्होंने छक्के छुड़ा दिए। सिर्फ इन्होंने कहा आप मेरे पीछे खड़े रहिए बस। इनकी बहुत क्वालिटी, ये अपने बड़े डिसिप्लिन है अपने काम में, बहुत परफेक्ट है, वेल परफेक्ट है, अपने टेक्नोलॉजी के बारे में बड़े माहिर हैं और सबके साथ इनका बहुत ही अच्छा व्यवहार रहता है। कोई रोता हुआ ऑफिस में आए तो हंसा देते हैं। बहुत अच्छी क्वालिटी है। भगवान इनको अब दूसरी पारी में सुपरन्यूशन में बहुत अच्छे से रखे, इनकी फैमिली को बहुत संपन्न रखे, इनका स्वास्थ्य ठीक रहे और सभी तरह से प्रसन्नचित्त रहे और हमसे सबसे मिलते मिलाते रहे, ऐसी इनसे प्रार्थना है। थैंक यू वेरी मच। मेरे बड़े भाई के.डी. शर्मा जी, दीपक अरोड़ा जी, ओ.पी. शर्मा जी, देवेंद्र जी, विजेंद्र जी, राकेश शर्मा जी, गुरजीत जी, भाटी जी, राकेश जी, त्रिलोक जी, कुणाल जी, अपने गौरव जी, राजेश शाह जी, पवार जी और डिवीजन से आई हुई मंजू मैडम, अंशु मैडम, प्रभा मैडम, अकाउंट से आए हुए पंकज जी, अपने भगवान सिंह जी, जो कोई भी टेक्निकल प्रपोजल है वो बिना भगवान सिंह जी के पूरा नहीं हो सकता। इसके अलावा राजीव गर्ग जी, एमरजेंसी से आए हुए अपने निरंजन शर्मा जी और सतप्रकाश जी, ओम प्रकाश शर्मा जी, भरत जी, मनोज जी। इसके अलावा और मैं यदि किसी का नाम भूल गया हूँ तो वो सब भी। इसके अलावा मेरे परिवार से आए हुए मेरे बड़े भाई साहब जी, भाभी जी, मेरी भतीजी, मेरे भतीजे की मिसेज प्रेरणा, मेरी वाइफ, मेरी बेटी प्रिया, मेरे मित्र भी और मेरे बड़े अजीज भी नितिन मित्तल जी, उनकी मिसेज, मेरी अपनी बच्ची जैसी मानसी, मेरी सिस्टर इन लॉ रेनू और मेरे साधु आजाद जी और मेरे दामाद दोनों तुषार कौशिक जी, हिमांशु जी, मेरी बेटी पारुल, वरुण, गौरी। मैं ये कहना चाहूँगा और मेरे सबसे इम्पोर्टेंट आदमी अद्दू शर्मा जी। देखो सबसे बड़ी बात तो ये है कि देखो आपने ये सब इतना बड़ा फंक्शन ऑर्गेनाइज किया है। मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ। आपने मुझे इतने सारे गिफ्टों का अरेंजमेंट किया है। मैं ताउम्र इनको याद रखूंगा, क्योंकि आपने सारे के सारे सामान मेरी जरूरत को पूछते हुए मेरी पसंद के हिसाब से आपने चीज़ें दी हैं और मैं जनरल कोर्स में ये मुझे इस्तेमाल करूंगा तो आप सब मुझे हमेशा याद आओ।
इसके अलावा आज के फंक्शन को ऑर्गेनाइज करने में विशेष रूप से अपने वैसे तो सभी मेरी डिवीजन का सबका सहयोग रहा है, लेकिन विशेष रूप से किसी ना किसी को आगे आकर के चीजें मैनेज करनी होती हैं। उसमें अपने एक्शन साहब, विजेंद्र जी, मंजू मैडम और ओम प्रकाश जी, जो ये सारे के सारे गिफ्ट अरेंज करे हैं, वो अपने ओम प्रकाश जी बेचारों ने लेकर के आए हैं, उनको अरेंज किया है। इन सब का और भी मैं आभारी हूँ। इसके अलावा मेरा ये कहना है कि देखो, हमें जब ये ऑर्गेनाइजेशन काम करने के लिए मिली है तो हम अपनी पूरी जिम्मेदारी, पूरी मेहनत से काम करें। और मेरा एक लाइफ का तजुर्बा है जो मैंने अभी तक तो शायद कोई ऐसा शेयर करने का मौका नहीं मिला। मैंने अपनी जिंदगी में कसम खाई है कि मैं जो भी काम करूंगा ऑप्टिमम पे करूंगा, उसका मैं फायदा भी बताऊंगा। यदि आदमी ऑप्टिमम पे काम करता है, एक तो उसको सफलता के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, और 1% यदि उसको असफलता मिलती है तो उसकी अंतरात्मा अपने आप को कचोटती नहीं है, वो कुछ ना कुछ लेसन दे के जाती है और उसका जो एनकरेजमेंट है वो बना रहता है। वाइस वर्सा आप आ जाइएगा, यदि हम कोई काम हाफ हार्टेड वे में करते हैं तो एक तो सफलता के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, और यदि हम बाय द वे सफलता के चांस 50% तो वैसे ही कम हो गए। इसके अलावा जब हम असफल होंगे तो हमारी अंतरात्मा हमें कचोटती है कि यदि मैंने पूरे मन से काम किया होता तो शायद सफलता मेरे हाथ लगी होती, और उसे आगे का तजुर्बे के मामले में भी वो दबाव में रहता है। तो एक तो मेरी अपने सभी साथियों से रिक्वेस्ट है, जब भी काम करें, जो भी काम करें, पूरा मन लगा के पूरी हिम्मत से करें, काम करें। किसी सामने वाले से कोई लड़ाई की नौबत आए, कोई प्यार मोहब्बत की नौबत आए तो ऑप्टिमम पे करें, जो कुछ करें। मन नहीं है तो ना करें, यदि करें तो आगे बढ़ के पूरी जिम्मेदारी निभा के करें, उसमें आपको सफलता की पूरे चांसेस हैं। और ईश्वर भी इस मामले में ध्यान रखता है। देखो, ईश्वर को किसी ने देखा तो नहीं है, महसूस किया जाता है। मेरा अपना मानना यह है कि कर्म में ही भगवान बसते हैं। चूंकि यदि आदमी कर्म करता है, मेरी निगाह में बहुत सारे लोगों से मेरा वास्ता है जिन्होंने मेरी तरह से जीरो से जिंदगी शुरू की थी, लेकिन एक बात कॉमन है, सफलता उसी को मिलेगी जो इस कंफर्ट जोन से बाहर निकलेगा। सफलता लेने के लिए कंफर्ट जोन से तो बाहर निकलना पड़ेगा। ये तो एक कड़वा सच है बिल्कुल, कि जिस आदमी ने सफलता ली है उसको इस कंफर्ट जोन से निकलना पड़ा है। यदि आदमी कंफर्ट जोन से नहीं निकलता तो उसको जितनी सफलता मिलनी चाहिए थी उतनी सफलता नहीं मिलती। ये तो सच है कि अपॉर्चुनिटी ईश्वर देता है, पर उसको मेटलाइज कितने % करना है ये इंसान के हाथ में बहुत सारी चीजें हैं। इसी के साथ मैं ये कहूंगा कि आप सब लोगों के आशीर्वाद से मेरी आगे की लाइफ भी बड़ी अच्छी है, क्योंकि बहुत सारी चीजें ईश्वर ने मेरे लिए ऐसी मैनेज की हैं जिनके बारे में मुझे उम्मीद भी नहीं थी। तो जब आदमी अपने आप से संतुष्ट होता है और संतुष्ट होकर के आगे का काम करता है तो उसका वैसे ही जो है एनर्जी लेवल बड़ा हाई होता है। यदि आदमी हारा थका होता है, उसे कुछ दिक्कतें होती है, कोई परेशानी होती है, तो उसकी जो है एनर्जी लेवल जब कम होगा तो नेचुरली आगे बढ़ने में भी तकलीफ आएगी। मेरा परिवार का भी मुझे बड़ा सहयोग रहा, सभी का। मेरे भाई साहब बैठे हैं। एक जमाना था जब भाई साहब ने नौकरी तलाश करनी शुरू करी थी। भाई साहब ने कहा, एग्जाम दिए हुए 2 ही महीने हुए थे, यार महेश यही नौकरी कर ही लेते, हम ये आर्मी में भर्ती होने चलेंगे। मेरा उसी दिन आर्मी में सिलेक्शन हो गया। एक जो वो भर्ती करने वाले थे, जब उन्होंने मेरे डॉक्यूमेंट्स थे, मैं बड़ी तो बात नहीं बोलता, मैं शुरू से मेरिटोरियस रहा हूँ। फिजिकली ईश्वर ने फिटनेस का शुरू से ही मुझे ऊपर वाले ने ये दिया है कि शुरू से मेरी हाइट भी ठीक थी, भाग दौड़ करना, खेती का काम करना, उसमें फिजिकली मैं फिट रहता था। एक कर्नल लेवल के वहाँ भर्ती कर रहे थे, उन्होंने कहा बेटे मैं तुझे भर्ती तो कर लूंगा। मैंने पॉलिटेक्निक भी कर लिया था, पॉलिटेक्निक करने के बाद भी उन्होंने कहा बेटे मैं तुझे भर्ती तो कर लूंगा। अब मैं 3 दिन भर्ती करूंगा, आज मेरा पहला दिन है, 2 दिन तेरे लिए भर्ती होने के और चांस है, पर यहाँ तुझे जो है आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटी इतनी नहीं मिलेगी जितनी मैं समझता हूँ तुझे अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए।
और देखो जी, मैं तो आज ही मैं तुमसे इतना इन्फ्लुएंस हूँ कि आज ही अपने ओरिजिनल जमा करा दीजिएगा और अपना बिस्तर बांध लीजिएगा और महीने भर के अंदर आपको अपॉइंटमेंट लेटर आप यहाँ आइएगा, आकर के ले जाइए। फिर मैंने भाई साहब से सलाह की, भाई साहब ने कही भाई देखो ये कर्नल साहब हमसे भी बड़े हैं, जब ये सलाह दे रहे हैं तो चलो भर्ती तो होने आए थे पर आज भर्ती नहीं होते। तो देखो कई सारी चीजें ऐसी बचपन की याद आती है कि यदि आदमी में दृढ़ निश्चय हो और मेहनत करने की क्षमता हो तो उसको रास्ता मिलता चला जाता है। एक मैंने जिंदगी में नियम माना, जो भी आदमी को परेशानी मिले, जो भी समस्या आए उसका डट के मुकाबला करें। आपको दो चीज में से एक चीज मिलेगी, या तो सफलता मिलेगी या आपको तजुर्बा मिलेगा। और यदि आपको तजुर्बा मिलेगा वो भी आपके लिए बहुत फायदेमंद है कि आप आगे की समस्याओं से पार पाने में उसका इस्तेमाल कर सकेंगे। मेरे साथ ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा रही है, उसके बिना तो देखो कुछ हो नहीं सकता। लेकिन हाँ, साथ साथ मैंने बहुत सारी चीजों को मेटलाइज किया है। मैंने कई फील्ड में डॉक्टर, ये तो मैं नहीं कह सकता कि मैं ही सब कुछ जानता हूँ, मैंने कई फील्ड में डॉक्टरी की है, ये मान लिया। कोई फील्ड ऐसा अछूता नहीं है कि जिसको चूंकि ये मानते हैं कि केवल एक एक्स से आदमी का आगे बढ़ना संभव नहीं है। आदमी को बहुत सारे एक्सेस में इन्वॉल्व होना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें साइड बाय साइड लेके चलनी पड़ेंगी, तभी आदमी जो उम्मीद करता है उसके हिसाब से उसको अचीवमेंट मिल सकती है। मुझे कोई अपॉर्चुनिटी मिली, मैंने पूरे मन से उसमें काम किया और सब जी अपॉर्चुनिटी मिली तो नेचुरली उन सबसे गेन हुआ, जिसकी वजह से मैं आज तो मैं आपसे शेयर कुछ नहीं कर सकता है जी। 30 तारीख के बाद में बहुत सारी चीजें शेयर भी कर सकता हूँ। तो उस ऊपर वाले ने मुझे बड़ा अचीव करने का मौका दिया है। इसके लिए मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि आप सब जैसे साथियों के साथ रहते हुए मुझे उसने जो मैंने सोचा भी नहीं था वो सारी चीजें उसने मुझे मुकाम पे पहुंचाया है। ये मेरी नेचर रही है, मैं सबको साथ लेके चलता हूँ और जिस ऑर्गेनाइजेशन में भी रहे उसमें अपने आप को प्रूव करके रखें। मतलब ये है कि मुझे कोई आफत का काम भी मिल गया तो खुशी से करें, कोई नहीं, कुछ ना कुछ आदमी को गेन होता ही है। तो मैं सभी अब उस बहुत सारे कामों में ये भी है कि देखो मेरे अफसरों का भी मुझे बहुत सहयोग मिला है, मेरे साथियों का बहुत सहयोग मिला है, मेरे दफ्तर वालों का सहयोग मिला है, मेरे परिवार वालों का सहयोग मिला है। इस मौके पे मैं ये भी कहना नहीं भूलूंगा कि देखो जब तक किसी आदमी को सबका सहयोग नहीं मिलता तब तक में उसको सफल बनना बड़ा मुश्किल काम है। यदि आदमी मैं तो आगे बढ़ना चाह रहा हूँ और दूसरी मेरी टांग खींच ले तो मैं वहां नहीं पहुंच सकता जहाँ पहुंचना चाहता हूँ। तो ये भी बात सच है कि देखो जब तक ऊपर वालों का सहयोग ना मिले और अपने साथियों का सहयोग ना मिले, अपने परिवार का सहयोग ना मिले तो आदमी को कोई भी चीज अचीव करना मुश्किल भी है। इसलिए मेरी सब ऊपर वाला तो सबसे पहले उस भगवान के बिना तो कोई पत्ता हिल ही नहीं सकता। तो मैं तो यही कहूंगा कि मैं आप सबका इस मौके पे बहुत आभारी हूँ और मेरी कभी भी किसी तरह की जरूरत महसूस होगी तो मैं आपके साथ खड़ा मिलूंगा और वाइस वर्सा मैं ये भी उम्मीद करूंगा कि जब मुझे आप लोगों की जरूरत महसूस होगी, क्योंकि जिस जगह से आदमी रिटायर जाता है वो फिर उसके लास्ट दम तक उसका वो परिवार वही रहता है। तो मैं ये मानता हूँ कि मैं यहाँ से रिटायर हो रहा हूँ तो अब मेरा लास्ट तक यही परिवार है, तो मैं इस परिवार में परिवार की तरह से रहूंगा और जो मेरी जरूरत पड़ेगी वो भी बढ़ चढ़ के रिटायर भी हो जाऊं कोई बात नहीं, जो मेरा परिवार है ये इसका बढ़ चढ़ के हर मामले में हिस्सा लूंगा और यदि मेरे सहयोग की जरूरत पड़ेगी सहयोग भी दूंगा। वाइस वर्सा मुझे भी अपने किसी उसमें आप लोगों को बुलाने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अपने परिवार के बिना आदमी अधूरा होता है, चाहे घर का परिवार हो चाहे दफ्तर का परिवार हो। तो मैं ये उम्मीद करूंगा कि जब मैं आपकी जरूरत महसूस करूंगा तो आप मुझे निराश नहीं करेंगे। इसी के साथ धन्यवाद। तमन्ना है बोलने की या खाना खा ले आप? चलो फिर ऑल आर रिक्वेस्टेड टू हैव लंच। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा।
बर्बादियों का सोग मनाना फजूल था। शक्कर भांको झांकी झांको हुई जश्न की ये तैयारी रे। मन हर जाओ धन बरसाओ धन सुखवाड़ो जी रे। आयो रे शुभ दिन आयो रे। आयो रे शुभ दिन आयो रे। शुभ दिन आयो रे। शुभ दिन आयो मनने भायो नयो नयो सो रंग ले आयो। शुभ दिन आयो मनने भायो नयो नयो सो रंग ले आयो। होठों पे मुस्कान गुलाबी लायो रे। होठों पे मुस्कान गुलाबी लायो रे। आयो रे शुभ दिन आयो रे।
चंदा लाजो दीपक लाजो झगमग तारे लाई जो जी झगमग तारे लाई जो झगमग तारे लाई जो जी झगमग तारे लाई जो झगमग तारे लाई जो जी खुशियाँ बांटूं दिल में सबके साकर मिसरी भर दो जी हर घूमर रसिया